आज की कहानी शुरू होती है जयपुर के जैन साहब हरीश जी के यहाँ से। परिवार में उनकी पत्नी माला के अलावा 2 बेटियां और बहुएं भी हैं। अब जैन साहब का मानना था कि उनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा उनकी धर्म पत्नी माला जी के इस घर में शुभ चरण पड़ने के बाद ही हुई थी, इसलिए वो अपनी पत्नी श्री को बड़ा ही प्रेम करते थे। लेकिन वक्त बीतता है, बच्चे बड़े होते हैं और फिर घर में बहुओं का आगमन होता है। लेकिन माला जी को आज भी यही लगता था कि उनके घर में आज जो कुछ भी है उन्हीं के शुभ चरणों की बदौलत है। तो अब बहुत हुई बातें, देखते हैं माला सदन का आज का नया नज़ारा। कहाँ मर गए इस घर के सब लोग, और किसी को इस घर में फिक्र ही नहीं है। अरे कुछ अच्छा बना कर लाओ, कितनी भूख लग रही है। जाने कहाँ गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे नीति दीप्ति कहाँ हो दोनों? तभी बगल में लेटे हुए माला जी के पति कहते हैं, अरे माला जी, क्यों इतना शोर गुल आप हर रोज़ करती हो? अभी घड़ी में बस 7 बजे हैं। आप अपनी रजाई में से निकली भी नहीं है, लेकिन आपको अभी से भूख लग गई। अरे हमारी बहुओं को भी तो ठंड लगती होगी ना। आप तो बस हर समय बहुओं की तरफदारी करते रहो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसी की तर्ज पर हम भी बहू थे ना कभी। तब तो इतना काम करते थे कि। पर हरीश जी बीच में बात काटते हुए कहते हैं, हाँ, इतना काम करते थे कि पूरे गांव का बोझ आपके इन नाजुक कंधों पर ही था ना माला जी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तर्ज पर ही आज तक हर सास यही कहती आ रही है कि जब वो बहू थी तो वो पूरा ब्रह्मांड हिलाकर रख देती थी, और सास बनते ही न जाने क्या उनके शरीर में जंग सी लग जाती है। अरे आधे से ज़्यादा लड़ाइयाँ तो तुम औरतों के कारण होती है घर में। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया आज? हाँ, और हाँ, वो महीने के पैसे इस बार लेट नहीं हो गए। कितनी बार बोला है कि मुझे मेरे पैसे टाइम पर दिया करो, जिससे मुझे सभी के जो हिसाब करने हैं वो टाइम पर हो जाए। और हाँ, इस महीने मुझे 1 लाख चाहिए। पिछले महीने बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। राशन वाले के भी पैसे कुछ उधार है, वो पूरा करना है। 1 लाख वाली ये बात माला जी की बड़ी बहू नीति सुन लेती है। अब क्या, नीति को तो सुनकर ही खलबली मच जाती है। तभी नीति माला जी के कमरे में दाखिल होती है। लीजिए मम्मी जी, आपकी चाय और साथ में गर्मा गर्म सैंडविच भी है। अरे बहू, कितनी देर कर देते हो तुम लोग नाश्ता लाने में। जब हमारे सास ससुर हमारे साथ रहते थे ना, तब हम 5 बजे उन्हें बिस्तर पर नाश्ता दे दिया करते थे। लेकिन आप ही तो कहती है ना मम्मी जी कि दादी माँ और दादाजी के लिए रोज़ पूजा की सारी तैयारियाँ आप करती थी, और जब तक वो कुछ खाती नहीं थी तब तक आप उनका इंतज़ार करती थी। तो फिर ये 5 बजे नाश्ता कौन करता था? इन बहुओं की जुबान तो देखो, बिल्कुल कतरन की तरह चलती है। अरे कभी कभार कोई बात मुंह से निकल भी जाती है, कभी जुबान फिसल भी जाती है, लेकिन ये तो एकदम तैयार बैठी है दोनों की दोनों। इनका बस चले ना तो ये मेरे मुंह में हाथ डालकर जुबान बाहर खींच ले। अरे तभी तो कहता हूँ माला जी, थोड़ा कम बोला कीजिए तो जुबान कम फिसलेगी। लेकिन नहीं, आपको तो सुबह सुबह पंडित प्रदीप शास्त्री जी की तरह ज्ञान की गंगा बहानी है। अब तुम चुप हो जाओ, हर बार लौट फिर कर तुम मेरे पर ही आ जाते हो। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ ना अपना काम करो। वो मम्मी जी, परसों ना मेरी किटी है, तो इस बार बसंत पंचमी की थीम है, तो मुझे ना वो। हाँ, अब ज़्यादा मक्खन ना लगा, पता है कोई साड़ी सूट चाहिए होगा ना, बस इसी के लिए तो सासू माँ तुम लोगों को याद आती है, वरना तो कोई मुझे 1 गिलास पानी का भी ना पूछे। नीति माला जी के पैर पकड़ लेती है। दिला दो ना मम्मी जी, मेरी भोली सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ, बस एक साड़ी दिला दो, साड़ी दिला दो ना मम्मी जी। अरे हाँ, ठीक है, शाम को देखती हूँ, अभी जाओ, मुझे चैन से नाश्ता तो करने दो। ठीक है मम्मी जी, ये कहकर नीति चली जाती है। अरे अपनी बहुओं को कितना टाइट करके रखती हो आप। अब वो ज़माने गए माला जी जब सास बहुओं पर रौब जमाती थी। अब तो सास और बहू दोस्त बनकर रहती हैं। अरे आपको कुछ पता भी है क्या? हाँ, देखिए, 2 बातें ना हमेशा याद रखनी चाहिए। एक, हमेशा पैसे पर कब्जा करके रखो। अरे आप क्या जानो जैन साहब, लोग पैसे के लिए गधे को भी बाप बना लेते हैं। और दूसरा, सास और बहू कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। अगर सास और बहू दोस्त बन गई ना, मतलब सास की उल्टी गिनती शुरू। इसलिए बहू को हमेशा अपने कब्जे में करके रखो, तभी तो सेवा होगी, और उनको भी लालच रहेगा, करेंगे सेवा तो मिलेंगे मेवा। भाई तुम औरतों से भगवान ही बचाए। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है माला जी कि 3य विश्व युद्ध की भूमिका हमारे घर से ही लिखी जाएगी।
अरे इतना साम दाम दंड भेद जो आप इन बहुओं को हैंडल करने में लगाती है ना, उसका आधा ध्यान भी आप प्रभु भक्ति में लगाएंगी तो साक्षात नारायण मिल जाएंगे आपको। लगता है आप अब समय के साथ भूल रहे हैं कि इस घर पर लक्ष्मी की कृपा मेरी ही बदौलत है। अरे 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 माला जी, मैं चला, मेरी पूजा का समय हो रहा है। नारायण नारायण। इधर सास ससुर अपनी बातों में लगे थे, उधर बड़ी बहू नीति के अंदर खलबली मची हुई थी। उधर किचन में खड़ी खड़ी नीति सोच रही थी, अरे यार पिछले महीने तो ऐसा कोई खर्चा भी नहीं हुआ और तो कोई मेहमान भी नहीं आया हमारे घर कि चलो जिस महीने मेहमान आते हैं या घर में कोई फंक्शन होता है तो बजट ऊपर नीचे हो जाता है। फिर ये मम्मी जी पापा जी से 1 लाख रुपए किस बात के मांग रही थी। मम्मी जी भी ना पापा जी को बहुत घुमाती है। बाप रे बाप, 1 लाख रुपए क्या करेंगी मम्मी जी। नीति ये सब सोच रही थी, तभी उसकी देवरानी दीप्ति आती है। अरे भाभी क्या बड़बड़ा रही हो अकेले में। नहीं नहीं कुछ नहीं। दीप्ति की शादी अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी, इसलिए नीति को उसे कुछ भी कहते हुए डर लगता था। अच्छा भाभी, अब की बार आप किटी पार्टी में क्या पहन रही हो? इस बार की थीम तो पीली साड़ी है ना? हाँ दीप्ति, इस बार तो पीली साड़ी ही पहनना है सबको, लेकिन मेरे पास कोई बढ़िया सी पीली साड़ी नहीं है। लगाई तो है हाई कोर्ट में पिटीशन आज, देखते हैं क्या वर्डिक्ट आता है। क्या मतलब भाभी, मैं समझी नहीं। हाई कोर्ट ये क्या है? अरे दीप्ति, अब तुम इस घर में नहीं हो, लेकिन इतना तो समझ ही गई होगी कि यहाँ हुक्म किसका चलता है। हाँ भाभी, कुछ कुछ तो समझती हूँ, लेकिन ये मम्मी जी हमेशा इतना हुक्म टाइप क्यों चलाती हैं? अरे अब क्या ही बताऊँ बहन, कुछ पूछ मत। धीरे धीरे तू भी सब समझ जाएगी तो ऐसे सवाल नहीं करेगी। अच्छा भाभी, पीली साड़ी तो मुझे भी लेनी है। आज ही मैं देवेश से पैसे ले लेती हूँ, फिर हम कल चलेंगे मार्केट। अरे मेरी भोली देवरानी, तुझे लगता है कि अभी तक देवर जी ने इस घर की सारी नीतियाँ बताई नहीं है? क्या मतलब भाभी? अच्छा तू एक काम कर, आज ना देवर जी से साड़ी के लिए बोलना, फिर कल हम यहीं इसी वक्त ये बात डिस्कस करेंगे। रात को ही दीप्ति देवेश से पीली साड़ी के लिए कहती है। देवेश जी, मैं क्या कह रही थी कि मुझे ना एक पीली साड़ी की ज़रूरत है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? मम्मी जी से कह दो, वो तुम्हें पैसे दे देंगी। लेकिन मम्मी जी क्यों, आप क्यों नहीं? क्योंकि दीप्ति, हम सब लोग मम्मी जी को ही पैसे देते हैं और फिर मम्मी जी ही घर को संभालती हैं। इतने सालों से मम्मी ही घर को संभालती आई है। मम्मी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है जिससे हम तीनों को कोई चिंता नहीं रहती। हमारी मम्मी वास्तव में ही बहुत जिम्मेदार है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, मैं मम्मी जी से बोल दूंगी। फिर अगले दिन किचन में ठीक उसी समय दोनों देवरानी जेठानी की मुलाकात होती है। हाँ जी देवरानी जी, फिर क्या बात हुई आपकी? बात क्या, बस यही बोला है कि पैसे मम्मी जी देंगी। हाँ लेकिन आपको कैसे पता भाभी? अरे मम्मी जी ही तो इस घर की मुखिया है, बाकी सब तो बस कर्मचारी हैं। अब जाओ ये नाश्ता लेकर मम्मी जी को थोड़ा सा मस्का वस्का लगाओ और साड़ी के लिए बोल दो। दीप्ति माला जी के लिए नाश्ता लेकर जाती है। आ गई बहू नाश्ता लेकर, क्या बनाया है आज तूने? मम्मी जी, आज नाश्ते में ब्रेड रोल और अदरक वाली चाय है। वो मम्मी जी, मुझे ना पीली साड़ी चाहिए थी। अरे अब पीली साड़ी का तुम क्या करोगी? तुम्हारी तो अभी नई शादी हुई है, इतनी सारी साड़ियाँ हैं, कोई सी भी पहन लो। हाँ मम्मी जी, साड़ियाँ तो बहुत है, लेकिन पीली ही चाहिए थीम के लिए। और मैं जो शादी में पीली साड़ी लेकर आई थी ना, वो काफ़ी बार पूजन और विधान में पहन ली है, तो अब वो पुरानी सी लगने लगी है। अरे इन बहुओं ने भी हाहाकार मचा कर रखा है कि किटी पार्टी ना हुई, ऑस्कार अवार्ड पार्टी होगी, उसके लिए धरती आसमान एक कर देती है। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को 2000 देती हूँ, उससे साड़ी ले आना। मम्मी जी, 2000 में तो कैसी ही साड़ी आएगी? तभी नीति भी वहाँ आती है। हाँ मम्मी जी, दीप्ति बिल्कुल सही कह रही है, 2000 में तो बिल्कुल भी अच्छी साड़ी नहीं आएगी। कम से कम हमको 3000 तो दीजिए। और समझो ना, थोड़ी सी तो डिज़ाइनर सी साड़ी होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा ठीक है, देखो मैं तुम दोनों को 5000 देती हूँ, जैसी साड़ी आए वैसे ले लेना, और नहीं आए तो रहने देना, मैं इससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं दूंगी। अरे इतनी मेहनत की कमाई है, मेरे बेटे और मेरे पति कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और तुम लोगों को क्या है, पैसे उड़ाने में क्या जाता है? बाजार जाओ और फुर फुर से सारे पैसे उड़ा दो। तभी माला जी उठकर अपने पेट पर लटका हुआ चाबी का गुच्छा निकालती है, अपने कमरे में जाती है। फिर क्या,
धीरे से दीप्ति भी माला जी के पीछे हो लेती है और निगाह कर लेती है उसकी प्यारी मम्मी जी अपना माल किधर रखती है। अब आते जाते दीप्ति की निगाह मम्मी जी के कमरे पर ही रहती कि कभी तो मौका मिलेगा। फिर माला जी लेकर दोनों को बड़े ही एहसान के साथ 5,000 रुपये देती है। दीप्ति को बड़ा ही बुरा लगता है। भाभी आपको बुरा नहीं लगता मम्मी जी आपको ऐसे पैसे देती है? अब क्या करे दीप्ति। अच्छा चल तू ही बता क्या किया जा सकता है। जब पति पैसे नहीं देंगे तो हमें तो इनसे ही लेना होगा ना। अब चाहे हंस कर लो या फिर रो कर। बात तो आपकी सही है भाभी, लेकिन ये सब लोग पूरे पैसे मम्मी जी को ही क्यों देते हैं? अरे मम्मी जी ही शुरू से पूरा घर संभालती आई हैं। इस घर का यही नियम है। मम्मी जी उनसे ये कहकर ले लेती हैं कि मैं बहुओं को पैसे देती हूँ, बाकी सबका हिसाब संभालती हूँ। लेकिन ये तो तू समझ ही गई होगी कि कैसे घिस घिस कर पैसे देती हैं मैं। भाभी आप भी ना बड़ी भोली हैं। अरे नियम तो बनते ही हैं टूटने के लिए। आज की बात बताऊं तुझे, आज मम्मी जी पापा जी से 1,00,000 रुपए के लिए कह रही थी, क्योंकि पिछले महीने घर का काफ़ी एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था तो इसलिए। लेकिन पिछले महीने ऐसा क्या खर्चा हुआ? कुछ भी तो नहीं। हाँ अब सही पहुंच रही है तू जहाँ तुझे मैं पहुंचाना चाह रही थी। अरे ये पैसे सिर्फ कह कर लेती हैं, लेकिन बाकी सब माल पर कब्जा करती हैं खुद और बन जाती हैं माला माल। फिर एक दिन नीति अपने पति नितिन से कहती है, अरे सुनिए ना जी, कभी कभी तो कहीं घुमाने चलिए। इस घर में घुसे घुसे मेरा दम सा घुटने लगता है। अभी कोई बढ़िया सी पिक्चर आई हो तो चलो चलते हैं, बड़ा ही मन कर रहा है। कितने साल हो गए हम कहीं घूमने ही नहीं गए। अच्छा ठीक है, चलो बनाता हूँ कुछ प्लान। सब खाने के टेबल पर थे तभी नितिन कहता है, अच्छा मम्मी, वो मैं क्या कह रहा था कि कल कहीं ज़रा घूम कर आते हैं। नीति भी कह रही थी कहीं गए नहीं बड़े दिन से, तो कहो तो सबके टिकट करा लूँ। बड़ी अच्छी फैमिली मूवी आई है। ये सुनकर माला जी भड़क जाती है। अरे इन बहुओं को तो खर्चे के लिए कुछ ना कुछ नया बहाना सूझता ही रहता है। और किस बात पर घूमना फिरना भाई? वैसे ही घर में खर्चे कम है, क्या नया खर्चा और जोड़ लो। ये बात वहाँ खड़ी नीति और दीप्ति भी सुन रही थी। उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी हरीश जी कहते हैं, अरे तो क्या हुआ माला जी, बच्चे हैं, वो आने दो। आपको नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन बच्चों के अभी खाने पीने खेलने के दिन है। अरे जब हमारा ज़माना था तो शायद ही कोई फिल्म हमने छोड़ी होगी माला जी। आप तो ज़रा शांति रहा कीजिए। बच्चों को सुधारने की बजाय उल्टा बिगाड़ रहे हैं। लेकिन नितिन और देवेश देखते रहते हैं। दीप्ति मन ही मन कुछ ठान लेती है। फिर एक दिन दीप्ति सासू माँ के पास जाकर कहती है, मम्मी जी वो मुझे ना आज कॉलेज जाना है, मेरी डिग्री अभी तक नहीं आई ना, उसके लिए एप्लीकेशन लगाना है। माला जी गुस्से में मुंह बनाती है, ठीक है जाना है तो जाओ, लेकिन जल्दी आना। और हाँ नीति बहू को बताकर जाना जिससे वो खाने की तैयारी करके रखे। लेकिन मम्मी जी वो तो मेरे साथ जाएंगी, मुझे कहाँ स्कूटी चलानी आती है। अरे ये क्या बात हुई भला? ठीक है जाओ जल्दी और जल्दी आओ। दोनों देवरानी जेठानी आज घर से पहली बार ऐसे निकली थी। दीप्ति आज मेरी शादी को 4 साल होने को आए, लेकिन कभी भी ऐसे बाहर नहीं निकली। आज तो ऐसे लग रहा है जैसे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बॉडी को मिल रहा हो। चलो भाभी सबसे पहले गोलगप्पे खाते हैं, फिर पिज्ज़ा खाएंगे। सच्ची दीप्ति, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे ना डर लग रहा है। अरे ये अब की बार घर गई थी ना तो मम्मी ने दिए थे वही पड़े हैं। चलो दीप्ति कम से कम तेरा मायका तो स्ट्रांग है, लेकिन मेरा तो। अरे भाभी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। फिर दोनों देवरानी जेठानी बड़ी ही मस्ती से घूमती हैं और समय से घर भी पहुंच जाती हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ तो पड़ोसन निर्मला जी पहले ही कुंडली मारे बैठी हुई थी। आ गई दोनों बहुरानियाँ। इन दोनों की जोड़ी तो मुझे जैसे सीता गीता की जोड़ी लगती है। वो आई बहू तुम दोनों? और गोलगप्पे कैसे थे गुप्ता जी के? ये सुनकर दीप्ति और नीति की हालत जैसे काटो तो खून नहीं हो गई। निर्मला जी के सामने तो माला जी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके जाने के बाद उन्होंने जो तांडव घर में किया उससे दोनों बहुओं की रूह कांप गई। दरअसल निर्मला जी ने उन दोनों को बाजार में गोलगप्पे खाते हुए देख लिया था और ये देखकर उनके पेट में इतनी जोर का दर्द हुआ कि बिना अपने घर जाए सीधा माला जी के घर चली आई। जब पूरी बात बता दी तब कहीं जाकर उनका दर्द शांत हुआ। अब दीप्ति ने सोच लिया था कि कभी कोई मौका तो उससे भी मिलेगा। बस यही हुआ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। फिर एक दिन, चलो आज घर में कोई नहीं है, बड़ी बहू भी बाजार गई है और छोटी बहू ऊपर आराम कर रही है। बाकी के सब भी दुकान गए,
आज अच्छा मौका मिला है अपने माल को गिनने का। आज देखते हैं माला कितनी माला माल है। बड़े दिन हो गए अपना माल नहीं गिना। और इसी तरह माला जी अपनी गुल्लक का ताला खोलती है और गुल्लक में से अपना पैसा निकाल कर गिन रही थी। तभी अचानक से दीप्ति ऊपर अपने कमरे से आकर नीचे माला जी के कमरे में खड़ी हो जाती है और माला जी को पैसे गिनते हुए देख लेती है। लेकिन माला जी को पता नहीं चलता कि दीप्ति वहाँ आ चुकी है। फिर अचानक से कुछ देर बाद माला जी की निगाहें दीप्ति पर जाती है और माला जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या 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 कर रही हो यहाँ? है, तुम तो ऊपर सो रही थी ना? माला जी जल्दी से अपने पैसे छुपाने की कोशिश करती हैं। अरे मम्मी जी आप भी ना, क्यों छिपा रही हो ये पैसे? अपनी ही तो है, इनको छिपाना कैसे? और आप ही तो कहती हैं आप ही के चरण जब इस घर में पड़े तब यहाँ लक्ष्मी जी की कृपा हुई। अपने अपने से क्या मतलब है तुम्हारा? है, अपने से मतलब है आपके और हमारे मम्मी जी। अरे ये पैसे सिर्फ मेरे हैं, हाँ, किसी और के नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर आप कहें तो पापा जी से भी इस बारे में बात की जाए। देख लीजिए मम्मी जी, इतने सालों की बनाई हुई आपकी इमेज कहीं आपके पति और अपने बेटों के सामने। नहीं 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 मम्मी जी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। और तो और इतने पैसे हैं, कम से कम 5 लाख तो होंगे ही मम्मी जी। आपके जीवन की गाढ़ी कमाई, आपको ये वापस भी करने पड़ेंगे। अरे पूरे 7.5 लाख है। तब तक लगे हाथ नीति भी वहाँ आ जाती है। वो भी इतने सारे पैसे देखकर भौंचक के रह जाती है। इतने सारे पैसे किसके हैं और ये मम्मी जी के पास कहाँ से आए? धीरे बोलो भाभी, दीवारों के भी कान होते हैं। और ये पैसे अब हम तीनों के हैं, ये खुद मम्मी जी ने कहा है मुझसे। अब क्या, वो कहते हैं टाइम सबका आता है। पहले माला जी का था, अब बहुओं का। अब बहुएं पूरे मज़े से घर पर रहती, बाहर घूमती और क्या मजाल कि माला जी अब उफ भी कर दें। एक डेमो ये भी देख ही लो आप। सभी खाना खा रहे हैं, तभी दीप्ति कहती है, पापा जी हमने प्लान किया है कि इस बार हम सर्दियों में शिमला की बर्फ़ देखने चल रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे भाई, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई है क्या भला? अपने मम्मी जी से पूछ लो। दीप्ति माला की तरफ देखती है। मम्मी जी आप बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? अब नहीं तो मुझे कहाँ कोई परेशानी है, इसी बहाने हम भी घूम आएंगे। अब तो जैन साहब के घर की गाड़ी बड़ी ही स्मूथ चल रही थी। अरे कहाँ रह गई बड़की बहुरिया? भूख के मारे यहाँ प्राण निकल रहे हैं, जल्दी से रोटी ले आओ। कहने को तो 2 बहुरियाँ हैं, दुनिया को लगता है मैं बड़े सुख में हूँ, पर किसे पता यहाँ मुझे टाइम से 2 रोटी तक नहीं मिलती। लाई माँ जी। क्या है शांति जी, क्यों सुबह सुबह शांति मचा रखी है? नाम तो तुम्हारा शांति है पर स्वभाव उसका उलट है। क्या मतलब है आपका जी, क्या कहना चाहते हैं? उफ़ो दीदी, ये लो माँ जी फिर से चिल्लाने लगी। शुरू हो गया इनका भी। सुबह 10 बजे ही भूख लग जाती है इनको। मैं परेशान हो गई हूँ इतनी सारी रोटियां बना बना कर। ये कितना इरिटेटिंग काम है। भाई तुम तो 4 दिन में ही परेशान हो गई। मैं तो जब से आई हूँ तीनों टाइम पूरे परिवार को गरम गरम रोटियां बना कर खिला रही हूँ। मैंने तो बड़ी उम्मीद लगा रखी थी, देवरानी आएगी, सहारा मिलेगा, पर तुम तो 4 दिन में ही थक गई। अरे दीदी क्यों ना थकूं, पहले आटा लगाओ, फिर बेलो, फिर सेको, फिर उन पर घी लगाओ, और वो भी गरम गरम रोटी पर। उफ, मेरे तो हाथ ही जल जाते हैं। पर बनानी तो पड़ेगी ना। चलो अब जल्दी करो, सब खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। माँ जी चिल्ला रही हैं। अरे दीदी हाथ है, कोई मशीन नहीं है, बना तो रही हूँ। दीदी मशीन से याद आया, अगर हम रोटी बनाने की मशीन ही ले आए तो कैसा रहेगा? खाना भी जल्दी बन जाएगा और हम परेशान भी नहीं होंगे। क्यों, क्या कहती हो? 7 जनों की रोटी के लिए मशीन कौन लेता है, पागल है क्या? अरे दीदी वही तो रोटी मेकर नाम की मशीन आती है ना, मैं वो ले आऊँगी, और वो भी आज। चलो आधे पैसे दे दो मुझे मशीन के। अरे भाई मैं क्यों दूँ, तुमको शौक चढ़ा है मशीन का, मुझे नहीं। दीदी पैसे तो देने पड़ेंगे, आप जेठ जी से लेकर दे देना। मैं तो सिर्फ रोटी खाऊंगी नहीं, खाएंगे तो सब, आप, जेठ जी और आपके बच्चे भी। हे भगवान, ये कैसी आफत है। मैंने सोचा था इस महीने पैसे बचाकर एक जोड़ी पायल ले आऊँगी, इसने अच्छा बवाल ठास लिया। अब अगर मैं आधे पैसे नहीं दूंगी तो यही सबकी नज़रों में अच्छी बन जाएगी। सासू माँ तो वैसे भी इसकी तारीफ़ करते थकती नहीं, मेरी बहू इतनी पढ़ी लिखी आई है। अब अगर ये अकेले मशीन ले आई तो सब इसे और पलकों पर बिठा लेंगे। तो भाई थक हार कर बिना मन के आरती को, देवरानी पूजा को रोटी मेकर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। फिर क्या, पूजा ले आती है रोटी मेकर। माँ जी देखिए,
मैं ये रोटी बनाने वाली मशीन लाई हूँ। अब हाथ से रोटी बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस बटन दबाइए और गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार। अरे बहू, ये क्या कर रही है? हाथ पैर काट कर मशीन में डालना बाकी है क्या? हमारे ज़माने में सब हाथ से होता था। अरे सासू माँ, ज़माना बदल गया है, अब सब काम मशीन से होता है। जब कभी मैं और दीदी घर पर ना हुए तो आपको भी आराम मिलेगा। देखो कैसे जल्दी जल्दी रोटियाँ बन रही हैं। क्या ही मशीन लाई हो पूजा बहू, ज़बरदस्त। देखो आरती बहू, क्या फटाफट रोटी बन रही है। हाँ माँ जी, इसीलिए तो लाई हूँ, इससे समय और मेहनत दोनों की बचत है। बातें हो गई हो तो ज़रा तू झाड़ू लगा ले, मैं पोछा लगा दूँ। बहुत गंदगी फैल रही है। हाँ दीदी, गंदगी तो आपके ही बच्चे फैलाते हैं हर जगह। अब बच्चे होंगे तो गंदगी फैलाएंगे ही, नहीं होंगे तो। दीदी आप भी ना ताने मारने लगती हो। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी, अगर हम साफ़ सफाई करने वाली मशीन ले आए तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। भला साफ सफाई करने की मशीन होती है क्या? हाँ दीदी, वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। बस बटन दबाया, फर्श पर छोड़ दिया, कोने कोने से गंदगी निकाल कर सफाई कर देता है, वहाँ भी जहाँ सासू माँ की नज़र ना पहुँचे। बस हो गई मशीन की तारीफ। चल अब फटाफट हाथ चला और सफाई करा। दीदी मैं नहीं करी ये सफाई, जब सुविधा मिल रही है तो क्यों नहीं लेनी। चलो आप तो फटाफट पैसे दो, मैं अभी ले आती हूँ। अरे पैसे? पैसे क्यों? मैं नहीं दे रही कोई पैसे वैसे, मैं तो खुद ही कर लूँगी सफाई। तुझे चाहिए तो तू अपने पैसे से लिया। अरे दीदी आप भी कितनी कंजूसी करती हो। ये देखो ऑनलाइन मंगा लेते, 50% ऑफ मिल रहा है, सामान भी सस्ते में मिल जाएगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। हे भगवान, अब अगर इसे पैसे नहीं दिए तो ये बात बात पर मुझे सुनाएगी कि मेरे बच्चे ही गंदगी फैलाते हैं और सफाई इसकी मशीन करती है। कहाँ फंस गई मैं। सोचा था कुछ पैसे बचाकर बसंत पंचमी पर पहनने के लिए एक पीली साड़ी ले लूँगी, पर ये पूजा, खुद के पास तो पैसे भरे पड़े हैं, मायके से आते अमीर जो है, और यहाँ देवर जी भी तो खूब कमाते हैं, और मैं फिर क्या, बिना मन की आरती को पूजा को पैसे देने पड़ते हैं। कुछ पैसे पूजा ने खुद मिलाए और बाकी के लिए पहुँच गई सास के पास। माँ जी मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। पर क्यों बहू? अभी मकर संक्रांति पर ही तो तुम कपड़े गहने सब मंगवाए थे ना। हाँ माँ जी, वो तो आपने दिलाए थे, पर पैसे मुझे अपने लिए नहीं, घर के सामान के लिए चाहिए। मैं घर की सफाई करने के लिए मशीन लाऊंगी। मैंने और दीदी ने आधे पैसे मिला दिए हैं, अब आधे आप दे दो। क्या? घर की सफाई की भी मशीन होती है? जी माँ जी, बस कुछ मिनट में ही घर चमका देती है। और वैसे भी माँ जी, होली का त्यौहार आ रहा है कुछ दिन में, तो काम तो आएगी ही। पूरा घर, सोफे, कालीन सब साफ कर देगी ये वैक्यूम क्लीनर। अरे पर बहू, तुम दोनों कर तो लेती हो ना सफाई। अरे माँ जी दे दीजिए ना, फिर आप देखिएगा कैसे घर के सारे काम फटाफट होते हैं। फिर क्या भाई, सास सीने पर हाथ रखकर बड़े धीरे से अपने बटुए से पैसे निकाल कर पूजा को पकड़ाती है, और तीसरे दिन पूरे घर में घर घर मशीन सफाई करने लगी है। देखा दीदी कितनी जल्दी जल्दी सब काम हो रहा है, रोटी सफाई सब फटाफट। हाँ हाँ देख रही हूँ, और ये भी कि कैसे मेरी कमर टूट रही है। उफ़ो दीदी, आप तो हर टाइम ताने ही मारती रहती है। वैसे कमर टूटने से याद आया, कमर तो बाथरूम में कपड़े धो धो कर टूट रही है हम सबकी। दीदी मैं क्या सोच रही थी, कि वॉशिंग मशीन ले लेते ना, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक। पता है, उसमें बस निरमा और कपड़े डालो, बटन दबाया और कपड़े धुलकर सूख कर निकलते हैं। अरे अब बख्श दो मेरी माँ, पैर पड़ती हूँ तेरे, मुझे नहीं चाहिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, मैं खुद धो लूँगी। और वैसे भी ये मशीन इंसान का हाथ नहीं बन सकती, इसकी कोई गारंटी है कब ख़राब हो जाए? गारंटी तो हाथ की भी नहीं है कब टूट जाए, बस बात तो वही है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मुझे ताना मार रही हो? आपने लिमिट में रहो, समझी? देवरानी हो, मेरी सास नहीं। अरे दीदी आप तो बुरा मान गई, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रही थी कि एक बार यूज़ करके देखिए तो काम कितना आसान हो जाएगा। आपको, जेठ जी के बच्चों के, खुद के, माँ जी और ससुर जी के कितने सारे कपड़े धुलने पड़ते हैं, कितना समय बर्बाद होता है। इतना समय बचे तो आप मोबाइल पर अपनी फेवरेट चटपटी कहानियाँ सुन सकती है ना। अरे हाँ, बात तो तेरी सही है, पर कुछ नहीं दीदी, आप तो बस कुछ पैसे लाओ, बाकी मैं, माँ जी और इनसे ले लेती हूँ। हे भगवान, अब इस पूजा की बच्ची ने तो सच में मेरी कमर तोड़ दी। माँ जी मुझे ना आपसे कुछ पैसे चाहिए। क्यों बेटा, अभी कल ही तो दिए थे तुझे पैसे वैक्यूम क्लीनर लाने के लिए। हाँ माँ जी दिए थे ना, पर उसका तो मैं वैक्यूम क्लीनर ले आई ना। अरे तो अब क्या चाहिए? माँ जी आप ही सोचिए, घर पर कितने कपड़े होते हैं, आप कितना सोच सोच कर साड़ी पहनती हो कि भाई धोनी पड़ेगी,
और दीदी सोचिए, अगर आपकी साड़ियाँ मशीन ही धो देगी तो फिर धोने की टेंशन ही ख़त्म। फिर आप एक क्या दिन में 4 साड़ियाँ बदल सकती हैं। अरे पर बहू, थोड़ा बहुत खुद से भी काम करना अच्छा होता है। ऐसे सब काम मशीनें करेगी तो हम बहुत आलसी हो जाएंगे। पर कुछ नहीं माँ जी, आपको पता है, जैसी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मैंने देखी है ना, वैसी पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं है। सोचिए, हमारे घर का रुतबा मोहल्ले में कितना बढ़ जाएगा। वैसे भी मैंने उस दिन वो गीता आंटी को आपसे बात करते हुए सुना था, कैसे लंबी लंबी आपके सामने फेंक रही थी, मेरे घर ये है, मेरे घर वो है। भाई फिर क्या। सास शांति देवी ने आधे अधूरे मन से बहुत धीरे से अपना बटुआ निकाला और कांपते हाथों से पूजा को पैसे दे दिए। बहू, पैसे बचे तो मुझे वापस कर दियो। हाँ 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 माँ जी, बिल्कुल। अब हमारी पूजा पहुंच गई दुकान पर और वो वॉशिंग मशीन ले रही थी, तभी उसकी नज़र पड़ी अवन पर। भैया ये क्या है? मैडम ये ओवन है खाना गर्म करने का, केक बनाने का, समोसे पेटीज सब गर्म करने का। अरे वाह, ये तो बड़े काम की मशीन है। वैसे भी अमित ऑफिस से लेट आते हैं, ठंडा खाना खाते हैं। ये अच्छा है, एक बटन दबाया और खाना गर्म। ले ही लेती हूँ, माँ जी और दीदी बहुत खुश हो जाएंगी। भैया इसे भी पैक कर दीजिए। पूजा ने सारा सामान ऑटो में लदवाया और पहुंच गई घर। अरे बहू, तुम तो वॉशिंग मशीन लेने गई थी, उसके साथ अब ये क्या ले आई? अरे माँ जी, ये खाना गर्म करने की मशीन है। पापा जी और ये देर से ऑफिस से आते हैं और ठंडा खाना खाते हैं, तो मैंने सोचा इसे भी ले लेती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा वो पैसे बचे होंगे ना, ला मुझे दे दे। अरे कहाँ बचे माँ जी, ये ले लिया ना मैंने, ओवन खाना गर्म करने की मशीन। क्या? सास शांति देवी को बड़ी जोर का झटका लगा। वो अपना ठगा सा मुंह लेकर रह गई। अजी सुनती हो क्या शांति देवी? हाँ सुन रही हूँ, कहिए। वो मैंने पैसे दिए थे तुम्हें 1 लाख रुपए, उसमें से 20,000 रुपये ला कर देना, ज़रा काम है। अजी कहाँ से दूँ? उसका तो पूजा बहू वो सफाई करने वाली मशीन, क्या नाम था कुछ अंग्रेजी में। हाँ जो भी था, आजकल देख रहा हूँ घर में मशीनें आ रही है तो मेरी मेहनत की कमाई यहाँ उड़ाई जा रही है। ज़रा हाथ समेट कर चलो भाग्यवान, ऐसे खर्च करोगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी। खैर आज रात के खाने के साथ लहसुन धनिया और टमाटर की चटनी भी बना लेना, बहुत दिन से खाने का मन कर रहा है। ठीक है जी, कह देती हूँ बहू से। बहू सुनती हो क्या? जी माँ जी। तुम्हारे ससुर जी को आज लहसुन टमाटर और धनिया की चटनी खानी है, ज़रा वो पीस लेना। ठीक है माँ जी। अरे माँ जी, जब बाज़ार में ग्राइंडर मिक्सर मिलता है तो सिलबट्टे पर क्यों पीसनी। और वैसे भी माँ जी, इस पर तो हम दालें पीस सकते हैं आपके लिए, अच्छे अच्छे शेक और जूस भी बना सकते हैं। वैसे भी ना आप इन दिनों बहुत कमज़ोर सी हो गई हैं। फिर क्या था, पूजा की बात सुनते ही आरती वहाँ से छूमंतर हो गई। सासू माँ की हालत तो ऐसी थी कि मरता क्या न करता। फिर आ गया ग्राइंडर मिक्सचर। ऐसा करते करते पूजा घर में कई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले आई, जैसे डिश वॉशर, क्लोथ ड्राइंग मशीन आदि। एक दिन, क्या सोच रही हैं माँ जी? अब क्या मैं सोच भी नहीं सकती कुछ, या फिर जो सोचो तुझे बता के सोचो। अरे नहीं माँ जी, मुझे लगा कहीं आप वही तो नहीं सोच रही जो मैं सोच रही हूँ। तू क्या सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? ज़्यादा पहेलियाँ मत बुझा, साफ साफ बोल। माँ जी, पूजा ने पूरे घर को इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकान बना दिया है। हमारी पर्स तो खाली ही हो गई है, ऊपर से इन सामानों के रख रखाव में बड़ा समय लगता है। वैसे इन 2 सालों में पहली बार तूने सही बात कही है, कुछ तो करना पड़ेगा अब। दोनों की बात हो ही रही थी कि किचन से एक तेज धमाके की आवाज़ आई और सब लोग दौड़कर वहीं पहुंच गए। अरे ये क्या, बहू का रोटी सेकने वाला फूक गया? हे भगवान, कितनी महंगी मशीन थी। हाँ माँ जी, और ये ओवन भी। लगता है लाइट बहुत तेज़ आई थी, पर यह कैसी लापरवाही, तुम लोगों ने स्विच खुला ही छोड़ दिया था क्या? जब चीज़ उपयोग करनी आती नहीं तो लाते क्यों? माँ जी, मैं तो इसमें टाइमर लगा के गई थी, पता नहीं ये कैसे हुआ। पर आप पापा जी, आप परेशान ना हो, मैं कल ही इसे बनवा लाती हूँ। भाई आरती को तो सदमा लग गया था, उसकी पायल और पीली साड़ी फूंक चुके थे। वहीं पूजा अब मैकेनिक की दुकान पर जाती है तो उसे तो वहाँ जोरदार झटका लगता है। ये पूरी तरह जल गया मैडम, बन नहीं सकता, अब दूसरा ही खरीदना पड़ेगा आपको। ठीक है, पर वो सामने रखी मशीन क्या है? मैडम इसे गारमेंट स्टीमर कहते हैं। इसमें बैठकर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस बटन दबाया और हैंगर पर टंगे कपड़े पर इसे घुमा दिया, हो गया प्रेस। अरे वाह,
ये कितनी अच्छी चीज़ है, मैं इसे ले लेती हूँ। वैसे भी माँ जी को घुटने के बल बैठने में दिक्कत होती है, अगर उन्हें कभी प्रेस करनी हुई तो ये बहुत काम की है। इसे पैक कर दो। माँ जी कहाँ हो आप? आ गई तुम? वो बाजार से अवन और रोटी सेकने वाली मशीन बना कर ले आई ना? वही तो, कहाँ बनी माँ जी। मैकेनिक बोला ये तो एकदम ख़राब हो गई, कबाड़ में जाने वाली। पर मैं ना एक बहुत बढ़िया चीज़ खरीद कर लाई हूँ। ये देखिए, गारमेंट स्टीमर, मतलब नए ज़माने की प्रेस। कहीं भी खड़े होकर प्रेस कर लो। अब आपको घुटने के बल बैठकर प्रेस करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अरे बहू, घुटने के दर्द का नहीं पता, पर अब मेरे सीने में और सर में बहुत दर्द होने लगा है तेरे इन मशीनों की वजह से। जल्दी ही मुझे हार्ट अटैक भी आ जाएगा। अब ये बता, वो रोटी बनाने वाला और खाना गर्म करने वाला मशीन कहाँ है? क्यों, क्या करोगी माँ जी? कुछ नहीं, जहाँ सब कबाड़ जमा है वहां रखाऊंगी। पूजा, पूजा, माँ जी कहाँ हो सब? आई दीदी। क्या हुआ रे बड़की, तेरे घर में साफ सफाई करते समय चिल्लाने का रिवाज है क्या? अरे माँ जी, चिल्लाओ ना तो क्या करूं? देखो ये मशीन चल ही नहीं रही, बिल्कुल भी कूड़ा नहीं खींच रही। पर दीदी सुबह तो चल रही थी। हाँ, सुबह तो चल रही थी। कोई नहीं, मैं इसे मैकेनिक को दिखा कर लाती हूँ। मैडम, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ज़िंदगी भर थोड़ी ना चलती है। इसके अंदर पत्थर मिले हैं, बुरी तरह ख़राब हो गई थी। मैंने कर दिया है अपना काम, आप इसे ले जाओ, चल जाए तो अच्छा है। ये ज़रूर दीदी के शैतान बच्चों का काम है, घर जाकर बताती हूँ उन्हें। पूजा, तू इसे क्या बनाकर लाई है? ये तो अब भी नहीं चल रही। दीदी आपके बच्चों ने ही खराब की है, मशीन में पत्थर डालकर। तुम्हारी कबाड़ा मशीन ने काम करना बंद कर दिया तो तुमने मेरे बच्चों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। दीदी ये मशीन है, बिना कुछ खुराफात किए ये बिगड़ती नहीं। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? माँ जी देखिए ना, मैं सुबह इस मशीन को बनवा कर लाई थी, बच्चों ने इसमें पत्थर डाल दिए थे, ये फिर से खराब हो गई। मैं दीदी से यही कह रही थी, पर वो है कि मुझसे बेवजह झगड़ रही हैं। इससे पहले कि सास देवरानी जेठानी का झगड़ा सुलझाती, ससुर ज्ञानी प्रसाद के चिल्लाने की आवाज आई। अजय, सुनती हो क्या? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? एक झगड़ा सिमटा नहीं, आप अलग चिल्ला रहे। अरे ये कैसी वॉशिंग मशीन लाए हो तुम लोग? चलते चलते बंद हो गई। अरे पापा जी, ऐसे कैसे बंद हो गई? कल ही तो चल रही थी। लगता है पूजा चाइनीज माल उठा लाई है। आप तो रहने ही दो दीदी, जब किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हें तो सब पता है ना, तभी तो जो सामान लाई हो सारा खराब हुआ जा रहा है। अरे भाई मशीन है, खराब तो होगी ना। हाँ, यही तो मैं पहले भी कह रही थी, तब तो तुमने मेरी एक ना सुनी। पापा जी ये अचानक कैसे बंद हो गई? अरे कुछ नहीं बहू, कपड़े बहुत गंदे थे, सोचा गर्म पानी डालकर सारे कपड़े डाल देता हूँ, पर ये 2 बार घर घर करके बंद हो गई। देख लिया पूजा, ये लाई हो तुम, तुम्हारा लाया हर सामान खराब निकल गया, मेरे सारे पैसे डूब गए। इससे अच्छा था कि मैं सारे काम खुद कर लेती थी। वाह वाह वाह, उलट चोर कोतवाल को डांटे, सब आपकी वजह से हुआ। आपके बच्चों ने वैक्यूम क्लीनर में पत्थर डाल दिया, वो उससे खराब हुई है। अच्छा, और वो ओवन और मिक्सचर, वो किससे खराब हुआ? शॉर्ट सर्किट से। नहीं, मुझे लगता है आपने ही उसमें कुछ गड़बड़ की होगी, तभी खराब हुआ है। हाँ, खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे, तुम्हारी लाई मशीनें कबाड़ बन गई, मेरे घर के पैसे भी डुबा दिया, बातें बना रही है। माँ जी सारी गलती ना दीदी की है, इनको ही सही से मशीन चलानी नहीं आई तो वो खराब हो गई। अब ये गलती मशीन को दे रही है। वो कहते हैं ना, नाचना आया आंगन टेढ़ा। कबाड़ बेच दो, कबाड़ बेच दो, कबाड़ बेच दो। बस शांत हो जाओ दोनों। एक तो तुम दोनों ने पूरे घर को मशीन खाना बना दिया, ऊपर से अब भूखी बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। शांति देवी गुस्से से स्टोर रूम में घुसी और सारी बिगड़ी मशीनें बाहर निकालकर कबाड़ वाले के पास पहुंच गई। या लो भैया, इसे भी तोल लो। लाओ अम्मा। अम्मा, इसमें लोहा तो नाम मात्र का है, सब फाइबर प्लास्टिक है। इस हिसाब से आपके 200 रुपये हुए। क्या? सिर्फ 200? लेकिन ये सारा 1.5 लाख का सामान आया था। अम्मा, ये कोई सोना नहीं है जो दाम बढ़ जाएगा। इसे तो कोई मुफ्त में भी ना ले। देना हो तो दो, वरना मैं चला। कबाड़ी की बात सुनकर शांति देवी ने घूर कर पूजा की ओर देखा। उसने शर्म से सिर नीचे कर लिया। पूजा बहू, ये ले, ये तेरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनों का हिसाब। कबाड़ी ने 200 रुपये दिए हैं, अब इन पैसों से चाट खा और मौज कर। तो भाई आज क्या हुआ है? पानी खाओगे क्या? अरे क्या बोलूं यार, बहुत दुखी हूँ, कुछ करने को जी ही नहीं कर रहा। क्या बात हो गई है जिसके लिए तू इतना परेशान है?
मेरी बेटी किसी दूसरी जात वाले लड़के से शादी करना चाहती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। शादी करती तो पूरे समाज में इज्जत चली जाएगी मेरी, और ना करी तो मेरी बेटी जीने नहीं देगी। मुझे पूरा दिन एक ही बात बोलती रहती है, मैं जी नहीं सकती उस लड़के के बिना। अरे मुंह लटका रहता है उसका। चल अब एक पान खा चूना लगा के। मेरे पान में ऐसा नशा है कि तू सारे दुख भूल जाएगा। अरे नहीं नहीं, आज नहीं। अरे ले तो सही, एक पान ले ले चूना लगा के। राजू जर्दा डालकर एक पान बनाकर आदमी को देते हुए कहता है। ले इसे खा और अब तू सब भूल जाएगा। आदमी पान खाता है और उसे नशा चढ़ जाता है। चल अब 100 रुपए दे दे पान के। अरे दे रहा हूं ना भाई। आदमी 100 की जगह 500 का नोट निकालकर राजू के हाथ में रख देता है। चलो एक ही बार में मोटी कमाई हो गई। ए भाई चलो अब अपने घर के लिए निकलो। हाँ, आदमी नशे में धीरे धीरे अपने घर जाने लगता है। आज नहीं, राजू का ये रोज का काम है। वो रोज किसी न किसी को अपना शिकार बनाता। देर रात को वो दुकान बंद करता है। बहुत रात कर देते हो आप आने में, आपके कारण मुझे जगे रहना पड़ता है। अब क्या कर सकता है, कमाई तो इसी से आती है ना। दिन भर तो बस ऐसे ही थोड़े बहुत पान लगाता हूँ। मेन कमाई तो रात में ही होती है, जब किसी को पान खिलाता हूँ चूना लगाकर। सबको चूना ही लगाते रहोगे? अपने बेटे बेटी की शादी नहीं करनी क्या? क्यों नहीं करनी है। तुम बिना बात को कहां से कहां ले जाती हो। राजू खा पीकर सो जाता है। अगले दिन जब वो दुकान खोलता है, पूरा 1 घंटा हो जाता है पर एक भी ग्राहक नहीं आता। क्या हुआ, अभी तक एक भी आदमी नहीं आया? कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई है। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच लेता हूँ। राजू फिर से आवाज देना शुरू करता है। पान खा लो पान, बनारस का प्रसिद्ध पान चूना लगा के। पान खा लो पान। राजू की आवाज से अखिलेश वहां आकर अपनी गाड़ी रोकता है और कहता है, क्या गजब दिमाग है भाई तुम्हारा। ऊपर घर नीचे पान की दुकान। हाँ जी बिल्कुल, नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। गाना सुनकर अखिलेश का बेटा विकास गाड़ी का शीशा नीचे करके कहता है, जब वो चौबारे से देखे जब वो चौबारे से देखे मेरा दिल है बेईमान। आरे चूना लगा के गजब गाते हो बेटा। गाता और खाता दोनों गजब हूं मैं। 2 पान लगाना, कत्थे की खुशबू दूर तक आ रही है। ऊपर छज्जे पर स्नेहा खड़ी गाना सुनकर मुस्कुराने लगती है। विकास की नजर स्नेहा पर टिक जाती है और वो उसे घूरता हुआ पान लेकर वहां से चला जाता है। विकास को स्नेहा पान की तरह ही पसंद आ जाती है। अखिलेश गाड़ी में विकास से कहता है, उसके पान तो बड़े लजीज लगे। इसकी दुकान का नाम याद रखना। दुकान तो मैं याद रखूंगा ही, पान के साथ साथ पान वाली की बेटी भी आई रे बहुत सुंदर है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज राजू की दुकान पर रात को कुछ लोगों का झुंड आता है। क्या बात है, आप लोग बहुत दिनों के बाद आए। मैं रोज याद करता रहता था आप लोगों को चूना लगाकर। अरे भाई वक्त नहीं मिल रहा था। अब बच्चों की शादी करनी है तो कभी कहीं जाना पड़ता है लड़का देखना। तुम अपने लड़के की शादी कब करोगे भैया? अब बस करूंगा, कोई अच्छा लड़का मिले तो चूना लगाकर। मिलता है ऐसे कोई नहीं है, खोजना पड़ता है। अभी से खोजना शुरू करो वरना बहुत मुश्किल आ सकती है भाई। आप लोग ही कोई लड़का हो तो बताइए ना, आपकी नजर में अगर कोई हो तो। हाँ है ना नजर में, मेरा भतीजा विकास। चलेगा तो बोलो। चूना लगा के आपका भतीजा है तो मना करने का सवाल ही नहीं है। कल ही आप लोग सब पधारिए ना घर। ठीक है तब। देखा भाई, यही रिश्ता लगवा दिया है तो आज पान मुफ्त में खिलाना होगा। अरे बाप रे, धंधे में दोस्ती नहीं जी। पान खाइए चूना लगाकर। अब इसमें कमाई ही कितनी है। शादी में आपको खिलाएंगे ना जितना खाना होगा पान चूना लगाकर। गजब। राजू सबको पान खिलाता है और सबके पान खाने के बाद उनसे अच्छी खासी पैसे भी ठग लेता है। सब वापस चले जाते हैं। आज तो अच्छी खासी कमाई हुई है चूना लगाकर। ऊपर से बेटी का रिश्ता भी तय हो गया। अगले दिन राजू के घर पर कुशल, अखिलेश और विकास को लेकर आता है। चूना लगाकर आप लोग हैं? मैं तो इनको जानता हूँ कुशल जी। हाँ, मुझे तो आपका पान पसंद है। चूना लगाकर अब भी हमारे घर आ जाइए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कल ही मैं और स्नेहा की माँ आपके घर आएंगे। अब हमें चूना मत लगाना राजू जी। क्या भी। स्नेहा चाय लेकर आती है। विकास उसे देखता रह जाता है। पिंकी सबको नाश्ता देती है और कहती है, भाई साहब, हमारी स्नेहा बहुत सीधी है। मैं चाहती हूँ कि वो एक बार विकास जी से मिल भी ले।
हाँ जी, क्यों नहीं भाभी जी। विकास, स्नेहा को कहीं ले जाओ गाड़ी से। विकास स्नेहा को अपने साथ घुमाने ले जाता है और स्नेहा से मीठी मीठी बातें करने लगता है। मैंने तो आपको पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। शादी करूंगा तो आपसे ही, वरना किसी से नहीं, ऐसा सोच लिया था मैंने। आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानते तो मैं आपको भगा कर ले जाता। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसे क्या, सही तो बात कर रहा हूं मैं। वैसे आपको मैं कैसा लगा? मुझे भी आप पसंद है। स्नेहा और विकास एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अगले दिन पिंकी और राजू विकास के घर उसकी प्रॉपर्टी देखने जाते हैं। ये सब हमारा है, स्नेहा राज करेगी। एक छोटी सी पान की दुकान से इतने बड़े प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाएगी। ठीक से पता लगवा लीजिए, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हर काम के लिए काम वाली है। भाई हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है, आप लोग बस शादी की तारीख निकलवाइए। अखिलेश शादी की तारीख निकलवाता है। इधर राजू फिर भी लड़के के बारे में पता लगवाने में लगा रहता है। एक रोज रात को विकास राजू की दुकान पर आता है, मुंह में पान और नशे में धुत। ससुर जी, एक जर्दे वाला पान लगाना। पान का मुझे बहुत शौक है। एक दिन में 50 पान खाता हूँ। सब जगह से पान खाकर आया हूँ, लेकिन वो स्वाद नहीं जो यहाँ के पान में। जरा खिलाना तो। बेटा जी, मैं सबको चूना लगाता हूँ और तुम लोग मुझे चूना लगा रहे हो। राजू पान बनाता है और विकास को पान खिलाकर लूट लेता है। विकास अपने घर जाता है। आज तक अपना बनाया हुआ पान मैंने कभी नहीं खाया, तो ऐसे पान खाने वाले के हाथ में अपनी बेटी दूंगा क्या? अगले दिन राजू अखिलेश के घर जाता है और रिश्ता तोड़ते हुए कहता है, मैं अपनी बेटी के लिए कोई और लड़का देख लूंगा, ये रिश्ता मैं तोड़ता हूँ। अरे क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? पंडित जी ने तो डेट तक निकाल दिया। तुम्हारा बेटा जो भर भर के पान खाता है, उसे मैं अपनी लड़की दूंगा। मुझे चूना लगाने चले थे? मैं सबको चूना लगाता हूँ, आए बड़े मुझे चूना लगाने वाले। राजू उठकर वापस जाने लगता है। तभी अखिलेश कहता है, क्या भाई बहुत अकड़ रहे हो? खुद तो पान बेचते हो, देख लेना वापस तुम्हें इसी दरवाजे पर आना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जो हमने लड़की को अंगूठी दी थी वो हमें वापस करो। कौन सी अंगूठी? शर्म करो, हमारे घर आकर इतना जो ठूसा उसका क्या? उसमें पैसे नहीं लगते? मेरी दुकान एक दिन बंद रही, सोचना भी मत कि वो तुम्हें वापस दूंगा मैं। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह आने। तुम्हारी लड़की की शादी मैं होने नहीं दूंगा। चूना लगाने का शौक है ना तुम्हें? अब देखो। अरे चल बे, चल चल। राजू और अखिलेश में बुलाबुली हो जाती है। फिर राजू रिश्ता तोड़कर अपनी दुकान चला जाता है। स्नेहा की शादी मैं ऐसे घर में करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। विकास से भी पैसे वाला लड़का ढूंढूंगा अपनी लड़की के लिए। तभी दुकान में एक आदमी आता है। भाई एक पान लगाना। हाँ जी, अभी लगाता हूँ चूना लगा के। राजू पान बनाता है और सोचता है, इससे शादी की बात करूं क्या? इसका बेटा है और ये पैसे वाला भी है। क्या हुआ, चूना लगा के थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। हाँ जी, चला रहा हूँ। वैसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। कोई अच्छा लड़का नजर में होगा तो बोलना जरा, लड़की की शादी करनी है। लेकिन तुम्हारी लड़की का रिश्ता तो हो गया था। अरे उस लड़की में बहुत कमियां थी, जो मुझे बाद में पता चली तो मैंने उसको मना कर दिया। ठीक है, होगा तो बताऊंगा। आदमी मन ही मन सोचता है, इसके घर में कौन ही भला रिश्ता करेगा? ये तो लोगों को लूटने में लगा रहता है। पता चला शादी के बाद लड़के के घर को बेटी लूट कर चली गई। आपके भी तो बेटे हैं, उनकी शादी तो करेंगे ही ना आप भी। करूंगा, लेकिन अभी नहीं। चलो जल्दी से पान बनाओ। आदमी पान लेकर वहां से झट से निकल जाता है। मेरे बेटों पर इसकी नजर खराब है। ना बाबा ना, इसके यहाँ मैं कभी पान खाने भी नहीं जाऊंगा। अब चूना मुझे ही लगाने में लगा है, ये लगता है। राजू बहुत लोगों को स्नेहा के लिए लड़के देखने को कहता है, लेकिन सब उसे हरी झंडी दिखा देते हैं। एक रोज राजू पिंकी से कहता है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है, एक भी रिश्ता हाथ नहीं आ रहा है अपनी स्नेहा के लिए। कहा मैंने उस अखिलेश को दावा किया था कि उससे अच्छे घर में अपनी स्नेहा की शादी करके दिखाऊंगा। ए जी, ऐसा मन छोटा मत करो। आप अब तक किसी के घर गए कहाँ हो स्नेहा का रिश्ता लेकर? अपनी बच्ची की तस्वीर देखकर कोई भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगा। अरे ऐसे कैसे किसी के भी घर चला जाऊं? दुकान में बहुत लोगों को रिश्ता देखने को कहा है चूना लगाकर, लेकिन सबने मना कर दिया। आप किसी अगवे से बात क्यों नहीं करते? वही कोई अच्छा रिश्ता बताएगा। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। कल मैं सबसे पहले उसी के घर जाऊंगा।
राजू अगले दिन अगुवे के घर जाता है और कहता है, चूना लगा के मैं तो थक गया भाई, लड़का देख देख कर। तुम ना अब स्नेहा के लिए लड़का देखो, और वो भी अच्छा पैसे वाला। हाँ जी, बिटिया तो बहुत सुंदर है जी, उसकी तस्वीर दे दो, एक से एक रिश्ता मिल जाएगा। तुमसे यही उम्मीद है चूना लगा के। भाई रिश्ता करवाने का मैं 10,000 लूंगा, ये जान लो कि ये नहीं कि तुम मुझे ही चूना लगा दो। अरे तुम रिश्ता तो करवाओ, तुम्हारा मुंह भर दूंगा बस। अगवा लड़की देखने लगता है। अगवा एक पैसे वाले आदमी के घर जाता है। भैया आपके बेटे के लिए एक अच्छी सुंदर लड़की का रिश्ता लाया हूँ, जरा देखो फोटो। अगवा स्नेहा की फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही आदमी कहता है, लड़की सच में सुंदर है, इसके पिता से मेरी बात करवा दो। हाँ जी अभी करवाता हूँ। अगवा राजू को फोन करता है। भाई बात करो लड़के वाले से। हाँ जी, कैसी लगी मेरी लड़की? लड़की तो पसंद है मुझे, आपने अपना परिचय नहीं दिया। मेरी पान की दुकान है चूना लगा के, नीचे दुकान ऊपर मकान। क्या? आदमी फोन कट करके अगवे को देता है। अरे भाई ऐसे ऐसे आदमी के घर का रिश्ता मत लेकर आओ, ये चूना लगाकर पान नहीं बनाता, सब लोगों को चूना लगाता है। कौन इसके घर में रिश्ता करेगा? हाँ? अरे पर लड़की बहुत सुंदर है। सुंदरता का क्या लगाए क्या, वो भी अपने बाप की तरह होगी चूना लगाने वाली। अरे पर एक बार देख तो लीजिए। नहीं मुझे कुछ नहीं देखना, जाओ यहाँ से। अगवा वहां से उठकर चला जाता है। फिर किसी दूसरे के घर में जाता है और स्नेहा की तस्वीर दिखाकर कहता है, भाई जी ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी, आपके बेटे के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, लड़के के घर वालों का परिचय दो। वो राजू पान की दुकान है ना, उसी की लड़की है। वो चूना लगाने वाला ना बाबा ना, मैं किसी कीमत पर उसके घर में रिश्ता नहीं करूंगा। अरे लेकिन क्यों, एक बार देखिए तो। तुम यहाँ से 9, 2, 11 हो जाओ, और ऐसा रिश्ता मेरे घर दोबारा मत लेकर आना, समझे? अगवा वहां से चला जाता है। सोचा था इसका रिश्ता करवाकर अच्छी कमाई करूंगा, लेकिन इसका रिश्ता तो हो ही नहीं रहा। राजू का नाम कितना खराब है बाजार में। चलो 1-2 जगह और ट्राई कर लेता हूँ। अगवा 1-2 घर और जाता है, लेकिन कहीं भी उसकी दाल नहीं गलती और वो आखिर में थक कर राजू की दुकान पर जाकर कहता है, अरे भाई तुम्हारे घर में कोई रिश्ता ही नहीं करना चाहता, हर कोई तुम्हें चूना लगाने के नाम से जानते हैं, और इस कारण तुम्हारी लड़की का रिश्ता होना मुश्किल है। मुझसे नहीं होगा, अब एक पान खिलाओ। सुबह से तुम्हारे लिए इतनी जगह गया हूं कि पूछो मत, तुम्हारा नाम लेने के कारण किसी से मुझे चाय नाश्ता भी नहीं मिलता। अरे खिलाता हूँ ना पान चूना लगा के, देखो तुम रिश्ता करवा सकते हो, मैं जानता हूँ तुम्हें। ना भाई ना, मुझे माफ करो, तुम मुझे ये सब कहकर चढ़ा रहे हो, मैं जानता हूँ। अगवा पान खाकर वहां से चला जाता है। अब कैसे होगी स्नेहा की शादी, मैं खुद ही 1-2 जगह जाता हूँ। राजू परेशान होकर पिंकी से कहता है, अपनी स्नेहा को कोई लड़का तो पसंद नहीं? पूछो ना उससे, आजकल तो सब लव मैरिज कर ही रहे हैं। आपने स्नेहा को कहीं आने जाने ही कितना दिया जो वो किसी से प्रेम करती, और अब बोल रहे हैं कि प्रेम विवाह कर लो। उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, मैं जानती हूँ। आप उसके लिए एक लड़का नहीं ढूंढ सकते? अरे भाई तुम तो राशन पानी लेकर चढ़ गई हो, कल जाता हूँ ना मैं खुद। राजू पूरी तरह चिंता में पड़ जाता है। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। अगले दिन सुबह वो पहले अपने एक दोस्त के घर स्नेहा का रिश्ता लेकर जाता है। अरे तुम्हें याद है ना, जब स्नेहा छोटी थी तब तुमने कहा था कि भाई मेरे लड़के से उसकी शादी करवानी होगी। तो मैं उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ चूना लगा के। मुझे याद है, और मुझे वो भी याद है जो तुमने कहा था कि अपनी बेटी मैं तुम जैसे के घर में नहीं दूंगा, किसी करोड़पति के घर जाएगी मेरी स्नेहा। तो वही तुम किसी करोड़पति के घर ही रिश्ता करो। नमस्कार। राजू का काम यहाँ भी नहीं बनता। फिर वो 2-3 जगह इसी तरह जाता है और वहां भी उसे यही सब झेलना पड़ता है, उसकी बड़ी बोली के कारण। आखिर में वो घर आता है और पिंकी से कहता है, पिंकी अब मुझसे नहीं होगा, कोई भी आदमी अपने घर में रिश्ता करने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि मेरे बचपन के दोस्त भी। उनकी गलती नहीं है, आपने भी उन्हें अपने घमंड में बहुत कुछ कहा है। ऊपर से जो आप दिन भर चूना लगा के बोलते रहते हो, तो कोई क्या ही सोचेगा। विकास का रिश्ता भी तोड़वा दिया अपनी अकड़ के कारण। पान ही तो खाता है लड़का, पान बेचना सही है लेकिन खाना गलत। शादी के बाद अपनी स्नेहा उससे पान छुड़वा देती। मैं कल ही अखिलेश जी से बात करती हूँ। अरे नहीं, उसके घर में रिश्ता नहीं करना है। आप तो छोड़ दीजिए ये सब, आपके हिसाब से रहेंगे तो हो गया। पिंकी अगले दिन अखिलेश को फोन करके कहती है, भाई साहब, मैं विकास और स्नेहा के रिश्ते के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे तो ये रिश्ता शुरू से पसंद था, लेकिन आपके पति को ही दिक्कत थी। ठीक है,
तो हम सगाई कर लेते हैं। ठीक है, कर लीजिए। आप हमें सगाई की तारीख बता दीजिएगा ताकि हम भी तैयारी कर सके। पिंकी सगाई की सारी तैयारी कर लेती है और सगाई की तारीख निकलवा कर लड़के वालों को बता देती है। विकास नेहा को फोन करके कहता है, देखो, मैंने कहा था ना तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। हाँ, मैं तो आपसे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आप पान खाना छोड़ दो ना। अरे तुम कहो तो दुनिया छोड़ दूं, ये तो बस पान है जान। और विकास सच में पान खाना छोड़ देता है। सगाई वाले दिन विकास को देखकर राजू देखते रह जाता है। स्नेहा और विकास की सगाई हो जाती है। क्या हुआ राजू जी, चूना लगा के आपकी लड़की हमारे घर ही आ रही है? बड़ा बोल कर गए थे आप। राजू को बहुत खराब लगता है। उसी वक्त विकास राजू की साइड लेते हुए कहता है, पापा, ससुर जी ने तो मना ही किया था। मैं ही उनके घर रिश्ता लेकर गया था दोबारा, तब जाकर उन्होंने हाँ कहा है। अरे राजू जी, बात खत्म हुई, अब हम समझी है। एक दूसरे की टांग खींचने की जगह एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, है ना? राजू और अखिलेश एक दूसरे के गले लगते हैं और राजू कहता है, चलो पान खाते हैं चूना लगाकर। मैंने पान खाना छोड़ दिया है, आप लोग जाओ। वाह, क्या बात है, आज से मैं भी पान नहीं खाऊंगा चूना लगाकर। दिन बीतने लगते हैं और आखिरकार स्नेहा और विकास की शादी हो जाती है और राजू की सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो जाती है।